नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीबीए में एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इस टॉपिक में। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे यूनिसेफ। तो यूनिसेफ आपका पेपर 2 में जो थर्ड सेक्शन है, उस थर्ड सेक्शन के जो डी सब हेडिंग है उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएगा। तो यूनिसेफ हमारी नेक्स्ट बॉडी है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक कर आने वाली नोटिफिकेशन। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दोस्तों, ये एक फ़ंड है। ठीक है, कुछ एक लोगों ने मिलकर कुछ पैसा जमा किया और एक फ़ंड बन गया। एब्रीविएशन इसका यूनिसेफ है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1946 में। आगे हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। ये एक टाइप का फ़ंड है, ये अभी एक्टिव है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ओके, तो न्यूयॉर्क फंड है, पैसे की ज़रूरत है, सबसे पैसे वाला जो देश है वहाँ पर रख दो, जिससे पैसा कम पड़े तो वहाँ पर तुरंत पहुँच सके, बाद में फिर कलेक्ट कर देते रहेंगे। तो इसलिए न्यूयॉर्क सिटी में। इसके प्रेसिडेंट हैं टोरे हैट्रेम। तो देखो, प्रेसिडेंट इसके टोरे हैट्रेम है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिएटा एच फोरे। ओके, तो एच से याद रखना, ठीक है। प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंट के बाद में एच है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के स्टार्टिंग में ही एच है। ओके, फिर उसके बाद इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशंस। इसको एफिलिएशन भी किसने दिया है? यूनाइटेड नेशंस में। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये जो है ये एक यूएन का प्रोग्राम है। सबसे पहली बात तो फंड है, ये पॉइंट क्लियर रहेगा। ये एक यूएन का प्रोग्राम है। ये क्या प्रोवाइड करता है? ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, डेवलपमेंट असिस्टेंट टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन डेवलपिंग कंट्री। इन डेवलपिंग कंट्री, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में चिल्ड्रंस और उनकी मदर्स, ठीक है, इन दोनों के लिए ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम चलाया जाता है। वो प्रोग्राम जो कि मानवता को बढ़ावा देते हैं। इट इज़ अ मेंबर ऑफ यूएनडी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। इट इज़ अ मेंबर ऑफ, ये किसका मेंबर है? यूनाइटेड नेशंस का। सिंपल इतना याद रखना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। अब इसके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। एक्चुअल इसे जब बनाया गया था तो इसे दिसंबर 1946 में बनाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था और कई सारे मतलब सब कुछ तबाह हो गया था जब जो मेन देश थे वहाँ पे। तो ये बोला गया कि यार यहाँ पर जो बच्चे हैं, कम से कम बच्चों को अच्छा करने के लिए तो कुछ करो। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में यूनिसेफ बनाया गया। ये ऐसा फंड था जो कि बच्चों के लिए बनाया गया था। इसके जो सबसे पहले चेयरमैन बने 1946 में वो थे लिडविक राज चमन। ओके, तो इसे ऐसे याद रखना कि पूरे चमन को बचाने के लिए, क्योंकि चमन कौन होता है? बच्चे। माता पिता क्या कहते हैं कि हमारे चमन कौन है? बच्चे। ओके, तो राज चमन से याद रखना, ये इसके पहले चेयरमैन थे जो 1946 में बने। लेकिन इसके पहले जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो मैरिक पेट थे। ओके, तो बच्चों का पेट भरना बहुत ज़रूरी था। तो मैरिक पेट ये इसके पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। भाई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे तभी तो लोगों तक खाना पहुंचेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि लोगों तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी थी। फिर 1950 में यूनिसेफ का मैंडेट जो था वो चिल्ड्रन से हटकर विमेंस के लिए आ गया। ठीक है, और पूरी कंट्री में स्टार्ट किससे हुआ था? सिर्फ चिल्ड्रन से। लेकिन 1950 में इसमें और कौन जुड़ गया? इसमें विमेंस जुड़ गई। 1953 में बिकेम अ परमानेंट पार्ट ऑफ यूएन सिस्टम और 1953 में यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस का एक परमानेंट पार्ट बन गया। ओके, अब रिलाइज ऑन कंट्रीब्यूशन। फिर इसके बाद इसके पास पैसा कहाँ से आता है? तो रिलाइज ऑन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डोनर। जो गवर्नमेंट हैं वो भी देती हैं और प्राइवेट डोनर्स भी दे सकते हैं। यूनिसेफ प्रोग्राम एम्फेसाइज डेवलपिंग कम्युनिटी लेवल सर्विस टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। तो ये शुरू हुआ था चिल्ड्रन के वेलबींग के लिए, लेकिन 1950 में इसमें महिलाएं भी जोड़ ली गई। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। ठीक है, 1965 में। तो देखो 46 में ये बना। ओके, फिर
65 में इसे पीस प्राइज़ मिल गया। तो इस तरीके से याद रखना कि 4, 5, 6, लेकिन ये 4, 6, 5 ऐसे आता है। 46 में बना, 65 में नोबेल प्राइज़ मिल गया। और 2006 में प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड ऑफ कॉनकॉर्ड, ओके, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड ऑफ कॉनकॉर्ड भी 2006 में यूनिसेफ को मिला। तो 1965 और 2006। 1965 बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज़ किस वर्ष मिला। फिर ये जो चीज़ें सप्लाई करता है, तो इसका जो सप्लाई डिवीज़न है वो कोपेनहेगन में है, ठीक है। तो ये सप्लाई क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं एसेंशियल आइटम, जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन। ये किसके लिए है, HIV के लिए है। तो चिल्ड्रंस और उनकी मदर्स के लिए ये मेडिसिन सप्लाई करते हैं। फिर इमरजेंसी शेल्टर, कहीं पर अगर युद्ध होने लगा तो इमरजेंसी शेल्टर, टेंट वगैरह हो गए। तो और फिर एजुकेशनल सप्लाई, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सप्लाई करना। तो ये सारा देख रेख कौन करता है, ये सप्लाई डिवीज़न करता है, जो कि कहाँ पर है, कोपेनहेगन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यूनिसेफ का सप्लाई डिवीज़न किस देश में है, तो कोपेनहेगन में है। फिर उसके बाद 36 मेंबर का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मतलब है जो कि सारी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है। तो ये 36 मेंबर होते हैं जो कि इसकी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं और इसके द्वारा चलाए गए प्रोग्राम के लिए साइन करते हैं, हामी भरते हैं और अप्रूवल देते हैं। और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल प्लान और एडमिनिस्ट्रेशन ये देखेंगे। फिर ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है ना, ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और जितने भी गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, ये सारे गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे कि ये अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगे और UNSC, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इन्हें इलेक्ट करेगी 3 साल के लिए, ओके। तो सारे गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने अपने कैंडिडेट उतारते हैं और UNSC इसमें से इलेक्ट करती है 3 साल के लिए मेंबर्स को। कितने मेंबर इलेक्ट होते हैं, 36 मेंबर इलेक्ट होते हैं। ये 3 साल के लिए काम करते हैं, ओके। किसका काम करते हैं, यूनिसेफ का। नाउ फैसिलिटीज़ क्या क्या है, तो यूनिसेफ में एक वर्ल्ड वेयर हाउस है। वेयर हाउस किस लिए होता है, चीज़ों को रखने के लिए, ताकि एंड टाइम पर उन्हें निकाला जा सके। तो ये जो वेयर हाउस है ये डेनमार्क में है। तो अगर आ जाता है कि यूनिसेफ का वेयर हाउस कहाँ पर है, डेनमार्क में, ओके। तो एक था CW, ठीक है। तो कोपेनहेगन में क्या था, वेयर सप्लाई डिवीज़न, तो इसे CS से याद रखना, ठीक है। सप्लाई डिवीज़न कहाँ पर था, कोपेनहेगन में। CS कंप्यूटर साइंस, तो कोपेनहेगन। फिर आ जाता है कि वेयर हाउस, तो इसका वेयर हाउस कहाँ पर है, डेनमार्क में। तो वेयर हाउस इसका डेनमार्क में है। ये वेयर हाउस क्या करता है, ये जो भी गुड्स हैं उनकी डिलीवरी करता है। मतलब कि इमरजेंसी के समय यूनाइटेड नेशंस को कोई भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेकर बताया गया है, UNHRC, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। ये रिफ्यूजी की देखरेख करती है। तो जैसे भी हाल ही में म्यांमार से रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ बांग्लादेश और भारत में आ रहे थे, तो अगर वो आ रहे थे तो उनके लिए कहीं ना कहीं सप्लाई की ज़रूरत थी, गुड्स पहुंचाने पड़ रहे थे। तो ये सारा कहाँ से आ रहा था, ये इसी वेयर हाउस से आ रहा था जो कि डेनमार्क में है। और इसके साथ कौन कोलैबोरेट है, रेड क्रॉस, ओके। तो रेड क्रॉस क्यों है, क्योंकि भाई रिफ्यूजीज़ को मेडिकल फैसिलिटी भी पहुंचानी पड़ेगी। तो यूनिसेफ का वर्ल्ड वेयर हाउस ये कहाँ पर है, डेनमार्क में। फिर यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर, तो यूनिसेफ रिसर्च सेंटर जो है, जहाँ पर रिसर्च और एनालिसिस विंग है इनकी, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में। तो ये कहाँ पर है, फ्लोरेंस में। कहते हैं ना यार, इसका फ्लो, किस चीज़ का फ्लो, ह्यूमैनिटी का फ्लो। और ह्यूमैनिटी के फ्लो के लिए क्या चाहिए, ह्यूमैनिटी पर रिसर्च चाहिए। तो फ्लोरेंस जो कि इटली में है, ये कब बना, 1988 में। तो इनोसेंटी रिसर्च सेंटर यूनिसेफ का है और ये कहाँ पर है, इटली में, फ्लोरेंस में, 1988 में बना। फिर इसके कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में। और जब हम आगे MP के रेस्पेक्ट में यूनिसेफ को देखेंगे तब वो प्रोग्राम्स देखेंगे जो कि MP गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है आवाज़ दो, 2010 में। देखो 2009 में राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट लेकर आती है, लेकिन 2010 में रिपोर्ट बोलती हैं कि कई सारे, तकरीबन 8 मिलियन ऐसे चिल्ड्रन अभी भी थे हमारी कंट्री में जो कि स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो
एक प्रोग्राम चलाया यूनिसेफ ने 2010 में, आवाज़ दो। तो अगर पूछे कि आवाज़ दो इंडियन गवर्नमेंट किसके साथ मिलकर चला रही थी या कब चला रही थी, तो 2010 यूनिसेफ, ठीक है। फिर ये एक ऑनलाइन कैंपेनिंग थी। आवाज़ दो कैसी कैंपेनिंग थी? ऑनलाइन कैंपेनिंग थी। इसमें कोई ऑफलाइन मोड नहीं था, सारी चीज़ें ऑनलाइन कैंपेनिंग, ऑनलाइन के थ्रू लोगों तक ये बताना कि किस तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। फिर उसके बाद एक और प्रोग्राम का एग्जाम्पल है यहाँ पर, उड़ीसा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। ये टेक्निकल, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है जो कि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अग्रसर है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसमें यूनिसेफ की मदद लेकर इन्होंने ICPS के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट किया था। ICPS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। तो ऐसा याद रखना कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम चलाई थी 2009 में। इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, किसे, OSCPS क्या है, उड़ीसा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। तो 2009 में इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर बना लिया गया। ये करती क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती हैं और वो कनेक्टेड होती हैं उड़ीसा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी से, और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। डिविजनल, सब डिविजनल लेवल आपने सुना होगा, SDM, फिर DM, तो वो सारी चीज़ें। तो उड़ीसा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, ये वाला प्रोग्राम भी यूनिसेफ की मदद से ही चलाया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिसेफ का लेक्चर। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें। अपने डाउट और सजेशन दोनों आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, और साथ ही साथ इसके पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करने में ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं या इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिससे आने वाले कई सारी जो अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ से भी मिल सकती हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ आप इस लिंक को अपने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, उसमें शेयर करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर द डिस्कशन। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।